कल हमने ये चैप्टर अपना स्टार्ट किया था, दिस इज बेसिकली ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। सो यस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट a few topics of this very chapter। आज हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, बट बिफोर कंटिन्यूइंग आई वुड लाइक कि मैं कल थोड़ा सा एक बार रिकैप आप लोगों को कर दूं, ताकि हम मैप के थ्रू जब इन सब चीजों को एक बार फिर से देख लेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएंगे और आगे एग्जाम्स में, चाहे वो सीडीएस हो, एनडीए हो, एफकेट हो, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। सो दो चीजें हमने कल देखी थी। एक था ड्रेनेज पैटर्न, एक होता है ड्रेनेज बेसिन, और एक होता है ड्रेनेज सिस्टम। राइट, ये सब मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ड्रेनेज बेसिन। राइट, सो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से किसी एक रिवर का, जो मैंने आपको कल भी बताया था कि कोई एक जब रिवर अपने माउथ से लेकर के और सॉरी अपने ओरिजिन से लेकर के और माउथ तक जाती है, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये रिवर है। राइट, सो वी हैव ओवर हियर दिस वेरी रिवर, यहाँ पे आपको दिख रही है, यहां से शुरुआत हुई। ठीक है, इस जगह से शुरुआत हुई, ये स्प्रिंग है। जैसे अगर हम गंगा रिवर की बात करें तो गंगोत्री ग्लेशियर से शुरुआत होती है। ठीक है, हाउएवर जो गंगा का जो स्वरूप है वो देवप्रयाग से बनता है, बट वो गंगोत्री हम उसको मान सकते हैं। सो यहां से आई, फिर उसके बाद एक ट्रिब्यूटरी यहाँ पे आके मिल गई, ये रही ट्रिब्यूटरी जो कि आगे आके मिलती है। यहाँ पे ड्रेनेज डिवाइड वगैरह है। फिर एक और रिवर आई, सपोज करते हैं इसको हम यमुना मान लेते हैं, दिस इज यमुना रिवर। तो दो रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस हुआ, कॉन्फ्लुएंस होने के बाद ये मेजर रिवर यहाँ पे बनी। ठीक है, मेजर रिवर बन के आगे गई, फिर लास्ट में डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, फाइनली वो ओशियन या सी या बे में जाकर के मिल जाती है। तो इस पूरे सिस्टम को हमने क्या बोला, दिस इज द ड्रेनेज बेसिन ऑफ वन पर्टिकुलर रिवर। एक रिवर का ये ड्रेनेज बेसिन है जिसमें छोटे मोटे सब कुछ इसके अंदर मिल जाता है। राइट, मतलब जैसे कि यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज की जब आप बात करेंगे तो उस ट्रिब्यूटरी में उससे भी छोटी नदी जो होगी वो मिलेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है सोन, गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है यमुना। राइट, लेकिन यमुना के अंदर भी बहुत सारी रिवर्स आकर के मिलती हैं, बेतवा हो या फिर चंबल हो, सोन के अंदर भी आकर के रिवर्स मिलती हैं। राइट, सो इस इन सबका एक जो सिस्टम है उसको मिला करके हम बोलते हैं कि दिस इज बेसिकली द ड्रेनेज बेसिन ऑफ वन पर्टिकुलर रिवर। उसके बाद हमने क्या बात की थी कि किसी एक कंट्री के ड्रेनेज सिस्टम को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो वो कुछ नहीं है, आप सारी रिवर सिस्टम्स को, हर एक रिवर के ड्रेनेज बेसिन को आप ज्वाइन कर दो, या फिर आप उनको आप कह सकते हैं कि एक्सट्रापोलेट कर दो, तो वो क्या बन जाता है, एक पूरे देश का ड्रेनेज सिस्टम। राइट, तो गंगा रिवर का ड्रेनेज बेसिन प्लस ब्रह्मपुत्र का प्लस इंदस का प्लस गोदावरी कावेरी सबका आप मिला दो तो वो उस देश का ड्रेनेज सिस्टम बन जाता है। सो वही इसी तरीके से यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम है। एक रिवर सिस्टम के अंदर, एक रिवर सिस्टम के अंदर एक तो हो गया ड्रेनेज सिस्टम ऑफ कंट्री, तो जो पूरे देश का ड्रेनेज सिस्टम है, और एक हो गया रिवर का एक सिस्टम। जैसे अब हम अगर बात करते हैं गंगा रिवर की तो उसका अपना एक अलग सिस्टम है। राइट, तो उसके अंदर मल्टीपल चीजें यहाँ पे आती हैं, उसके अंदर कॉन्फ्लुएंसेस भी होते हैं, ट्रिब्यूटरीज भी होती हैं, एस्चुअरीज भी होती हैं, मेन रिवर होती है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरीज भी होती हैं। फिर उसके बाद लास्ट में जब वो माउथ के आसपास पहुंचने वाली होती है तो उसमें डेल्टा का फॉर्मेशन भी होता है। ठीक है, इसके अलावा अब बीच में जो हमारे कुछ यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर्स होते हैं, लीवीज हैं, वो उनका फॉर्मेशन होता है, ऑक्सबो लेक्स का फॉर्मेशन होता है, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में। तो ये सब मिला करके उस रिवर का प्रॉपर सिस्टम बनता है। ठीक है, लीवीज ऑलमोस्ट हर रिवर में आपको देखने को मिल जाएगा, ऑक्सबो लेक्स कहीं पे देखने को मिलता है, कहीं पे नहीं मिलता है। तो इस तरीके के सिस्टम्स यहाँ पे मियांडर्स हो गए। राइट, तो इस तरीके के सिस्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, ये सब मिला करके और फिर एक रिवर का सिस्टम बनता है। राइट, सो ये हमने कल देखा था। उसके बाद और हमने कल क्या देखा था, डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न और कॉन्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न हमने देख लिया था कि कब रिवर अपने पाथवे को चेंज करती है अक्सर और कब रिवर अपने पाथवे को चेंज नहीं करती है। राइट, तो ये डिस्कॉर्डेंट और कॉन्कॉर्डेंट का हमने कल देख लिया था। फिर ये इंडिया का पूरा ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज पैटर्न है, इस तरीके से रिवर्स यहाँ पे इन जगहों पे ज्यादातर आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, आई होप कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा। हमें इसी मैप को, इस मैप में जिस तरीके से रिवर्स को शो किया गया है, इसको हम लोग थोड़ा ज्यादा डिटेल्ड मैनर में और थोड़ा ज्यादा आप कह सकते हैं कि जूम्ड मैनर में हम देखेंगे आगे चल करके। लेकिन यहां से आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि किस तरीके से रिवर्स कहां कहां पे है इंडिया में। ठीक है, और ये वाला जो आपको एरिया दिख रहा होगा, ये वाला एरिया, दिस इज हाईली डेंस, बहुत ही डेंस है। रिवर सिस्टम के बारे में अगर रिवर सिस्टम के हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें नॉर्दर्न रिवर्स भी आती हैं और पेनिनसुलर रिवर्स भी आती हैं, दोनों ही आती हैं।
फिर नीचे यहाँ पे भी ये वाला रीजन भी बहुत ज्यादा डेंस है अगर हम रिवर सिस्टम के हिसाब से देखें तो, और ऊपर भी यहाँ पे भी रिवर्स है, बहुत ज्यादा डेंस हम इसको नहीं मानते हैं जो इंडस रिवर सिस्टम है, क्योंकि उसमें गिनती की रिवर्स है, लेकिन फिर भी वो रिवर्स भी ऊपर के 3 से 4 5 राज्यों में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे देश में अलग अलग ये रिवर बेसिन्स हैं। ठीक है, दीज आर द डिफरेंट रिवर बेसिन्स। यहां से आपको देखने को मिल रहा होगा एक रिवर बेसिन, ये आपको नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ये देखने को मिलता है, ये मोस्टली प्रोमिनेंटली ये इंडस रिवर का बेसिन है, राइट। उसके बाद नीचे ये आपको जो देखने को मिल रहा है, यहां से ये वाला पोर्शन, आप इसको थोड़ा सा ऐसे देख सकते हैं, दूसरे कलर से हम इसको कर देते हैं, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, दिस इज प्रोमिनेंटली द गंगा रिवर बेसिन, राइट। ऊपर आपको क्या दिख रहा है, इंडस रिवर बेसिन, उसके बाद नीचे क्या दिख रहा है, गंगा रिवर बेसिन। ठीक है, अभी इससे सवाल कैसे बनता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट जो आपका बन रहा है यहाँ पे, दिस इज द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, दिस इज कंप्लीटली ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, नीचे 2-3 रिवर्स और है छोटी मोटी, ठीक है, तो उनके बेसिन है यहाँ पे, बट ये प्रोमिनेंटली ऊपर वाला जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का जो मैक्सिमम एरिया है, मोर देन 80% एरिया, वो ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद इधर है ये लूनी वगैरह रिवर्स हैं, उनका बेसिन है। ठीक है, फिर नर्मदा का है, तापी का, इनका बेसिन है। फिर ये वाला है गोदावरी, राइट, ये महानदी हो गया, दिस इज नर्मदा, दिस इज तापी। फिर और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे तुंगभद्रा, कावेरी, इनका छोटा छोटा बेसिन है। कृष्णा रिवर है, तो इनके पेरियार रिवर है, इन सबके छोटे छोटे बेसिन है। मेजर अगर आप यहाँ पे देखें तो रिवर बेसिन ज्यादा बड़े या तो इंडस का है, फिर गंगा का सबसे बड़ा ऑब्वियसली अगर हम इंडिया की बात करें तो ब्रह्मपुत्र है, फिर यहाँ पे गोदावरी है, महानदी है, नर्मदा है, ये मेजर रिवर बेसिस है और यही बड़ी रिवर्स भी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे रिवर बेसिन्स इंडिया में डिवाइडेड है अलग अलग जगह पे, राइट। यहां तक क्लियर है, यहां तक भी हमने कल कर लिया था। उसके बाद इंडस रिवर सिस्टम को हम लोग कल देख रहे थे, काफी डिटेल में हमने इंडस रिवर सिस्टम को देखा था, क्या क्या चीजें हैं उसमें से हमने एक दो चीजें हमने डिटेल तो हमने काफी थ्योरेटिकल डिटेल्स तो हमने बहुत सारी पढ़ ली थी, लेकिन मैप के थ्रू मैंने आपको कल ही बोला था कि जब मैं आज मैप के थ्रू आपको बताऊंगा तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, राइट। ये है पूरा इंडस रिवर सिस्टम, ये जो आपको राइट साइड में मैप दिख रहा है, दिस इज कंप्लीट इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है, दिस इज द कंप्लीट इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है, अब इसमें से पहले क्योंकि हम इंडस के बारे में डिस्कस करेंगे तो इंडस रिवर ये रही इंडस रिवर। ठीक है, ये कहां से निकल रही है, ये निकल रही है मानसरोवर लेक, दिस इज गेटिंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक से दो और रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं, वो कौन कौन सी हैं, एक है सतलज और एक है ब्रह्मपुत्र। सो ऑल टुगेदर मानसरोवर लेक से, मानसरोवर लेक या उसके आसपास से 3 रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं, इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड सतलज। ये 3 ऐसी रिवर्स हैं जो कहां से ओरिजिनेट होती हैं, दे ओरिजिनेट फ्रॉम मानसरोवर लेक और द एरिया नियर द मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक कहां है, तिब्बत के अंदर है। तिब्बत किसका पार्ट है, चाइना का पार्ट। इसके बारे में हमने कल डिस्कशन कर लिया था, हाउएवर तिब्बत क्लेम्स इटसेल्फ एज द ऑटोनोमस बॉडी। तो ये सवाल कई बार ये आता है आपके पास, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। यहां से इंडस निकलती है, इंडस निकलने के बाद इस वाले पार्ट से लद्दाख, लेह लद्दाख वाले पार्ट से ये एंटर करती है इंडिया में। ठीक है, एंटर करने के बाद ये नॉर्थवर्ड्स, इनफैक्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड्स फ्लो करती है, इस तरीके से जाती है, फिर एंटर कर जाती है यहां से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, पीओके में फ्लो करती है। उसके बाद ये नीचे की तरफ आ जाती है, यानी कि साउथवर्ड्स, साउथ वेस्टवर्ड्स इसकी एंट्री होती है, और फिर फाइनली ये यहां से जाकर के और ये ड्रेन होती है कहां पे, इस जगह पे जाके ड्रेन होती है ये कराची के पास, ये ड्रेन हो जाती है अरेबियन सी में, राइट। कराची के पास जाकर के ये ड्रेन हो जाती है अरेबियन सी में। तो ये पूरा पाथवे है इस तरीके से किसका, इंडस रिवर का। दिस इज द पाथवे ऑफ इंडस रिवर, राइट। ये पूरा का पूरा जो ब्लैक कलर से आपको मैंने बनाया है, दिस इज द कंप्लीट पाथवे ऑफ इंडस रिवर। ठीक है, इस तरीके से ये इंडस रिवर आएगी। ठीक है, अब सवाल कहां से आ सकता है, इंडस रिवर कहां से निकलती है, राइट।
उसके बाद इंडस रिवर कहां से एंट्री करती है इंडिया के अंदर, तो ये लेह है, लद्दाख है इनफैक्ट, राइट। फिर उसके बाद किन किन इंडियन स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी से होकर के फ्लो करती है, तो ओनली वन ऑफ देम दैट इज लद्दाख। फिर उसके बाद ये एंट्री कर जाती है कहां पे, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, राइट। इनिशियली मतलब जब जब ये दोनों अलग नहीं होते तब सिर्फ जम्मू कश्मीर से ये फ्लो करती थी। फिर उसके बाद ये नीचे आ जाती है। उसके बाद क्या सवाल पूछे जाते हैं, उसके बाद सवाल आते हैं कि इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, विच आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस रिवर। तो जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं ये भी हम मैप से ही देख लेते हैं। यहां पे एक रिवर आपको दिख रही होगी श्योक, दिस इज द श्योक रिवर, राइट। श्योक की ट्रिब्यूटरीज हैं नुब्रा, तो नुब्रा खैर डायरेक्टली ट्रिब्यूटरी नहीं है इंडस की, लेकिन नुब्रा भी आप याद रखना, जो कि यहाँ पे इस वाले पार्ट में आती है, ठीक है, अक्साई चेन के पास में। फिर श्योक हो गई, नीचे से जंस्कर हो गई, ठीक है, ये दो रिवर्स हो गई। फिर इधर से गिलगिट है, फिर स्वात है, काबुल है। काबुल इंपॉर्टेंट रिवर है, हालांकि ये पाकिस्तान का पार्ट है, पाकिस्तान के अंदर फ्लो करती हुई इंडस को मिलती है, बट स्टिल इट इज एन इंपॉर्टेंट रिवर। फिर इधर से तोची है, गोमल है, ठीक है, और बाकी ये कुंदार झोबे। तो ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप इनको ध्यान में रखना। ये सारी की सारी कहां से आ रही है, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी से। कई बार ये भी सवाल पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट बैंक और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गिवन रिवर, राइट। सो ये श्योक, गिलगिट, काबुल, ये सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो जंस्कर है, ठीक है, फिर यहाँ पे आपको किशन गंगा मिलेगी और इस तरह की सोहम वगैरह है, तो ये सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। देन फाइनली जो बड़ी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है उसमें क्या है, चेनाब, क्योंकि चेनाब सारी रिवर्स को समेटती हुई झेलम, रावी, बीस, सतलज, फाइनली जाकर के ये कहां मिलती है, मिठानकोट के पास मिल जाती है। पाकिस्तान के अंदर मिठानकोट नाम की जगह है, वहां पे मिलती है ये इंडस को, राइट। तो ये हुई सबसे ऊपर वाली सबसे इंपॉर्टेंट रिवर, इंडस रिवर, इस पूरे रिवर सिस्टम की, इस पूरे रिवर सिस्टम की, इंडस रिवर सिस्टम की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर, राइट। तो इस तरीके से ये है। अच्छा, यहां पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है इसको ध्यान से देखिए। इस पार्ट से ये कैलाश जो माउंटेन है, कैलाश मानसरोवर जो रेंज है इनफैक्ट हिमालयन माउंटेन रेंजेस की, वहां से ये चारों ही रिवर्स निकलती है। गंगा है, सतलज है, इंडस है और सैंगपो है, ठीक है, यारलुंग सैंगपो। यारलुंग सैंगपो क्या है, बेसिकली ये ब्रह्मपुत्र ही है। इसको हम तिब्बतन प्लेट्यू में यारलुंग सैंगपो बोलते हैं, या फिर चाइना में यारलुंग सैंगपो बोलते हैं। जब इंडिया में एंटर कर जाती है तो ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, जब बांग्लादेश में जाती है तो इसको हम जमुना बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से इंडस भी निकलती है, उसी के पास से सैंगपो यानी कि ब्रह्मपुत्र भी निकलती है, और उसी के पास से सतलज भी निकलती है। गंगा थोड़ा नीचे से निकलती है, जो गंगोत्री ग्लेशियर, वो इंडिया का पार्ट है, वो कैलाश मानसरोवर रेंज का पार्ट नहीं है। तो इस तरीके से ये चारों की चारों रिवर्स यहां से निकलती है, ठीक है। ये क्लियर है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंडस। इसको अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो यू मे टेक इट, इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू मे टेक इट। और अगर किसी को कोई डाउट हो तो एक बार डिस्कस कर सकते हैं। चलो, तो ये हुआ हमारा इंडस रिवर सिस्टम का पहला रिवर, पहली रिवर हमारी हो गई इंडस, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना कि जब जब भी मैं स्लाइड चेंज करूंगा तो ये जो भी लिखा हुआ है इट विल गेट वैनिश। सो आप लोगों को अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट लगे, इंपॉर्टेंट तो खैर सब कुछ है, तो आप स्क्रीनशॉट देन एंड देयर ले लेना, राइट। बाकी मैं नोट्स बाद में आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू, ठीक है। तो इंडस रिवर के बारे में हमने कल ये देख लिया था कि कहां से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। इंडस रिवर बोखरचू ग्लेशियर है नियर तिब्बत मानसरोवर लेक, सॉरी मानसरोवर लेक इन तिब्बत, ठीक है। ये मानसरोवर लेक में के पास से निकलती है, अभी हमने देखा था। माउथ का है अरेबियन सी में, वो भी हमने देख लिया था, कराची के पास जाकर के ड्रेन हो जाती है। इसको हम कल मैंने आपको बताया था कि एक और नाम से जानते हैं, दैट इज सिंगी खंबन, राइट। तो विच लिटरली मींस लायंस माउथ। तो इसको हम तिब्बत के अंदर इस नाम से भी जानते हैं। ये सवाल भी पूछे जाने के चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट बैंक और राइट बैंक की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो आपको मैंने यहां से बता दी थी, ठीक है। तो इस तरीके से लेफ्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज को आपको ध्यान में रखना है। जरूर नहीं कि सारी छोटी मोटी ट्रिब्यूटरीज आप ध्यान में रखें, बट हाँ इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट जो रिवर है, ये एक स्नैपशॉट है आपके इंडस रिवर का फ्रॉम लेह और लद्दाख वाला रीजन, राइट। सो ये रहा हमारा इंडस रिवर। नेक्स्ट जो हमारी रिवर है इस रिवर सिस्टम की, उसको पढ़ने से पहले एक ट्रीटी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इसको हम लोग देख लेते हैं, विच इज बेसिकली नोन एज
the Indus Water Treaty, right? Now, what is the Indus Water Treaty? So, Indus Water Treaty क्या है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ईयर 1960 में, कब, 19 सितंबर 1960 को एक ट्रीटी हुई थी जिसको हम बोलते हैं इंडस वाटर ट्रीटी, विच इज बेसिकली उसका मेन मुद्दा ये है कि इंडस रिवर प्लस उसकी जो 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज है उनका वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कितना वाटर इंडिया रखेगी, कितना पाकिस्तान के पास जाएगा, कितना परसेंटेज इंडिया और पाकिस्तान के पास जाएगा, प्लस कौन कौन से रिवर्स हैं जिनका कंट्रोल इंडिया के ऊपर रहेगा, कौन से रिवर की कंट्रोल पाकिस्तान के ऊपर रहेगा, ये सारा का सारा उसमें उस समझौते में डिसाइड किया गया था। ठीक है, कि इट एक्चुअली एडमिनिस्टर्स हाउ द वाटर ऑफ इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज विल बी यूटिलाइज्ड, कैसे उनका यूटिलाइजेशन होगा, इंडस, रावी, चेनाब, बीस, झेलम, सतलज का। ठीक है, अब इसमें से 3 रिवर, बीस, रावी और सतलज, ये कौन गवर्न करेगा, ये इंडिया के जुरिस्डिक्शन या इंडिया के गवर्नेंस में रहेगी। 3 रिवर्स, बीस, रावी और सतलज। ठीक है, याद रखने का तरीका ये है कि जो नीचे की 3 रिवर्स हैं, यानी कि जब ऊपर से नीचे हम आएंगे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो सबसे ऊपर यहाँ पे आपको कौन सी दिख रही है, सबसे ऊपर है इंडस, राइट, ये है सबसे ऊपर इंडस। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, झेलम, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, चेनाब। तो जो ऊपर की 3 है, इंडस, चेनाब, झेलम, वो पाकिस्तान गवर्न करेगा, इंडस, चेनाब एंड झेलम पाकिस्तान गवर्न करेगा। और जो नीचे की 3 है, सतलज, बीस और रावी, इनको कौन गवर्न करेगा, इंडिया गवर्न करेगा। बीस, सतलज और रावी को इंडिया गवर्न करेगा, राइट। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन, इंडस का 20% इंडिया और बाकी पाकिस्तान, और इसके लिए एक परमानेंट इंडस कमीशन बनाया गया, राइट। ठीक है, तो दिस वाज बेसिकली द इंडस वाटर ट्रीटी विच वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। उस समय पे जो सिग्नेटरीज थे, जो ऑथराइज सिग्नेटरीज थे जिन्होंने सिग्नेचर किया था, उनमें से इंडिया की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जो कि भारतीय प्रधानमंत्री थे, और पाकिस्तान की तरफ से जनरल अयूब खान विच वाज द देन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो ये चीज भी आप नोट कर लीजिए, कई बार पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी हमारे साइड से थे और उधर से जनरल अयूब खान, जनरल अयूब, राइट। सो ये रहा हमारा इंडस वाटर ट्रीटी। टू बी प्रिसाइज, ये जो पानी की मात्रा है, इट इज बेसिकली 80.52% विथ पाकिस्तान, 80.52% पाकिस्तान के साथ, और रेस्ट 19.48 इंडिया के पास। ठीक है, क्लियर है। इस समझौते में एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब आपसे पूछी जा सकती है, वो ये है कि इस समझौते में मीडिएटर कौन था, वो कौन सी बॉडी थी जो जिसने मीडिएट किया था। तो दैट बॉडी वाज वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने इस समझौते को मीडिएट किया था। वर्ल्ड बैंक वाज द मीडिएटर, राइट। So World Bank acted as the mediator of this very treaty between India and Pakistan. Signatories were Jawaharlal Nehru and General Ayub Khan on behalf of India and Pakistan respectively. ठीक है, तो this was Indus Water Treaty। इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लो। Then this was the Indus Water Treaty. नेक्स्ट जो हमारे पास है, नेक्स्ट जो रिवर है इनफैक्ट दैट इज झेलम रिवर। ठीक है, झेलम रिवर सोर्स क्या है, झेलम रिवर का सोर्स क्या है, इट इज वेरीनाग। वेरीनाग कहां है, इट इज इन अनंतनाग। अनंतनाग एक डिस्ट्रिक्ट है, कहां पे, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। ठीक है, तो वेरीनाग से निकलती है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं, राइट, ये है वेरीनाग, यहाँ पे है वेरीनाग, साउथ कश्मीर का पार्ट है बेसिकली ये। अनंतनाग इज अ डिस्ट्रिक्ट इन डोडा बुडगा, ये अनंतनाग, ये सब डिस्ट्रिक्ट जो है कहाँ पे है, सदर्न पार्ट ऑफ द कश्मीर। तो वहां से निकल के फिर ये नॉर्थवर्ड फ्लो करती है, देन गोज टू श्रीनगर, राइट, और उसके बाद यहां से श्रीनगर से फिर ये वेस्टवर्ड फ्लो करते हुए कहां चली जाती है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से फिर ये फाइनली इस तरीके से ये फ्लो करती हुई नीचे की तरफ आ जाती है। ठीक है, और फिर ज्वाइन कर लेती है कहां पे, चेनाब में। तो इसका जो ओरिजिन है दैट इज वेरीनाग, माउथ जो है यानी जहां पे खत्म होती है जाकर के, दैट इज चेनाब रिवर, दैट इज चेनाब रिवर। ठीक है, इस तरीके से चेनाब में जाकर के मिल जाती है।
और ट्रिब्यूटरीज, मेजर ट्रिब्यूटरीज जो है उनमें से नीलम है और सिंध है, राइट। और ये श्रीनगर और वुलर लेक दोनों को ही क्या करती है, वाटर सप्लाई करती है। श्रीनगर शहर से बहती है इनफैक्ट, और वुलर लेक को फीड करती है, एज अ फीडर एक्ट करती है फॉर वुलर लेक, राइट। सो दिस इज द झेलम रिवर। झेलम की खास बात यह है कि श्रीनगर से बहती है, एक तो ये है, कई बार सवाल पूछ लेता है। हालांकि ये सीडीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत आसान है, बट यू नेवर नो, सवाल आ सकता है, ठीक है, इन एनडीए या सीडीएस या एफकेट कहीं पे भी। कई बार इनडायरेक्टली भी सवाल पूछ लेता है, मैच द फॉलोइंग और इन सबको लेकर के कई बार सवाल पूछ लेता है कि कौन सा ये करेक्टली मैच है। आपको दे दिया कि श्रीनगर के सामने झेलम, और आपको दे दिया कि गंगा के सामने कानपुर, और फिर आपको दे दिया यमुना के सामने दिल्ली, और फिर एक चौथा ऑप्शन दे दिया, इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत। तो क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड, राइट। तो दिस इज द झेलम, ठीक है। मिलती कहां पे है, चेनाब। चेनाब क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी आगे भी हम पढ़ेंगे। चेनाब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर आउट ऑफ ऑल द 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज इन झेलम, चेनाब, रावी, बीस और सतलज। चेनाब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द लार्जेस्ट, राइट। चलो, सो दिस इज झेलम। झेलम के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट रिवर है, दैट इज चेनाब, ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो चेनाब का सोर्स क्या है, नियर बारालाचा पास, राइट। ये देखिए यहां से आपको देखने को मिल रहा होगा, दिस इज बेसिकली चेनाब, दिस इज चेनाब, ये है चेनाब, ठीक है। जो चेनाब है वो दो अलग अलग रिवर से मिलकर के बनी हुई है। एक रिवर है चंद्रा, अगर आप लोगों को यहां से दिख रहा हो तो, और एक है भागा, ठीक है। तो चंद्रा और भागा दो अलग अलग यहाँ पे स्ट्रीम्स हैं, इन दोनों को मिला करके और बनती है चंद्रभागा, ठीक है। इन दोनों को मिला करके बनती है चंद्रभागा। सो कभी अगर सवाल ये पूछता है कि चेनाब का दूसरा नाम क्या है या चंद्रभागा किसका नाम है, तो यू शुड नो ये चेनाब का ही दूसरा नाम है। ये दोनों रिवर स्ट्रीम्स मिलती हैं, फिर ये चेनाब का फॉर्मेशन करती है, और फिर ये इस तरीके से ये चेनाब रिवर आती है, इंडिया को क्रॉस करती है, राइट। फिर इस तरीके से यहाँ पे झेलम आकर के मिल जाती है, फिर आगे जाकर के रावी मिलती है, फिर और आगे नीचे जाकर के सतलज मिलती है, और फिर सतलज मिलने के बाद चेनाब जो है फाइनली मिल जाती है किसके अंदर, इंदस के अंदर, और ये दोनों आगे इंदस के फॉर्म में आगे बढ़ जाती है। तो चेनाब हो गई तीसरी रिवर। माउथ कहां पे है, इंदस में, क्योंकि बड़ी रिवर इंदस है, इंदस से जाकर के मिल जाती है। इसको चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। इट अगेन ओरिजिनेट्स नियर द बारालाचा पास, राइट। सो दिस इज द थर्ड रिवर विच इज चेनाब, ठीक है। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, समझ में आ रही चीजें। एक बार चैट में आ जाओ, इफ एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन, ऑल क्लियर, एनी डाउट्स। आदर्श, अंजलि, प्रशांत, गौरव, हर्षिता, मुक्ता, एनीवन, सोनल, संजना, ऑल क्लियर, ठीक है। चलो, बोलते रहना जिसको कोई भी डाउट हो, और अगर कोई ये सोचे कि मुझे कोई टॉपिक मतलब कोई कोई चीज छूट गई है या मुझे फिर से बता दो एक बार सर, विदाउट एनी हेजिटेशन तुरंत बोल देना, मैं 2 मिनट के अंदर फिर से समझा दूंगा। बट डोंट कैरी एनी सिंगल डाउट विथ योरसेल्फ, कोई भी डाउट अपने साथ लेकर के मत जाना, कुछ भी हो पूछ लेना। और जरूरी नहीं कि आप टॉपिक से रिलेटेड ही पूछे, हम लोग कोशिश हमेशा ये करेंगे कि मैक्सिमम टाइम हम लोग टॉपिक पे फोकस्ड रहे। लेकिन सीडीएस की पढ़ाई या इनफैक्ट किसी भी एग्जामिनेशन की पढ़ाई, एनडीए में पढ़ रहे, एनडीए के लिए जा रहे हो, एफकेट के लिए जा रहे हो, सीडीएस के लिए जा रहे हो, तो हमेशा ये ध्यान रखना कि जो पढ़ाई है ना वो बहुत ही वर्सटाइल और बहुत ही फ्री माइंड से करना, ठीक है। बहुत ही फ्री माइंड से करना। मैं यहाँ पे अगर आपको सीरियसली पढ़ा रहा हूं तो सीरियसली उतना ही रहो सीरियस जितना की जरूरत है, उससे ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। अपने दिमाग के सारे दरवाजे जो है खोल के पढ़ना। कहीं पे कोई दिमाग में कोई चीज आ रही है, बोल दो, चैट में लिख दो। फॉर दैट मैटर आप अपने आप को अनम्यूट करके भी मुझसे बोल सकते हो, बात कर सकते हो, हम डिस्कस करेंगे। सो कीप दिस सेशन एज इंटरेक्टिव एज यू कैन, राइट। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा, लेकिन आपको भी ये चीज हमेशा याद रखनी है कि अभी हम जितना भी पढ़ेंगे, हमेशा अपने ज्ञान के चक्षुओं को खोल करके पढ़ना है, एकदम बंद के नहीं पढ़ना है कि नहीं सर ये पढ़ा रहे हैं अब हम चुपचाप बैठ गए, लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे एग्जाम्स इतने वर्सेटाइल हैं, खास करके अगर मैं सीडीएस और एनडीए की बात करूं, दोनों ही एग्जामिनेशंस को यूपीएससी लेता है। और यूपीएससी की हमेशा से खासियत ये रही है कि वो कभी भी रट्टू तोते या फिर कभी भी ऐसे लोग जो चुपचाप बैठ के पढ़ रहे हैं, ऐसे लोगों का एग्जाम बहुत ही कम निकलता है, ठीक है। एकदम मजे करो, बिंदास रहो, डाउट्स पूछो,
और क्यूरियोसिटी को जिंदा रखो, ठीक है, क्यूरियोसिटी को जिंदा रखो। सवाल दिमाग में आ रहा है पूछ लो, ठीक है, आपको लग रहा है कुछ भी, कोई भी सवाल आ रहा है पूछ लो, क्योंकि यहाँ पे सवाल पूछना ज्यादा बेटर है, यहाँ पे डिस्कशन करना ज्यादा बेटर है, रादर देन कि एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के फ्लैट होना, ठीक है। हालांकि वो मैं होने नहीं दूंगा, लेकिन आप लोग ध्यान से पढ़ते रहो, डिस्कस करते रहो, बस दैट्स इट। मेरी तरफ से सिर्फ आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट है। चलो, ऑल क्लियर टू एवरीवन। तो ये थर्ड रिवर थी चेनाब, ठीक है। छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को, जो भी बोल रहा हूं ना, जो भी यहाँ पे आपके दिमाग में छप रहा है, बार बार हर स्लाइड में मैं मैप लेके आ रहा हूँ, वाई, ताकि आपके दिमाग में जो प्रिंट है ना, वो एक तरीके से छपता जाए और बार बार छपता जाए, तभी आप आगे जाकर के चीजों को अपने दिमाग से कर पाओगे, ठीक है, फिर मेरी आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे ये आपने देख लिया चेनाब। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रावी रिवर है, ठीक है, नेक्स्ट वन इज रावी। सोर्स कहाँ है? कुल्लू हिल्स नियर रोहतांग पास, राइट। यहाँ पे आपको सोर्स मिलेगा रावी रिवर का, हियर इट इज, दिस इज द रावी रिवर। चेनाब के थोड़ा सा ही नीचे रहता है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। ये रहा रावी। इस तरीके से लाहौर जो शहर है वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे जानकारी है। लाहौर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रावी रिवर, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो लाहौर है, ये रावी के किनारे में बसा हुआ है। अमृतसर के थोड़ा ऊपर से ये बहती है, अमृतसर के किनारे, मतलब अमृतसर रावी के किनारे नहीं, ये ध्यान रखना, बॉर्डर फॉर्म करते हुए, और ऊपर से ये निकल जाती है। ये है पूरा का पूरा पाथवे किसका? बीस रिवर का, सॉरी रावी रिवर का। और इसके बाद इसका जो माउथ है वो कहां पे है? माउथ इज इन चेनाब, ठीक है, माउथ कहां पे है? चेनाब। तो झेलम का माउथ कहां है? चेनाब के अंदर है। रावी का माउथ कहां पे है? इसका भी माउथ चेनाब के अंदर है, ठीक है। तो झेलम और रावी दोनों चेनाब के अंदर जाकर के मिल जाती है, ठीक। तो दिस इज द फोर्थ रिवर। उसके बाद नेक्स्ट जो है, इसके लिए इंपॉर्टेंट यही है कि ये लाहौर इसके किनारे पे बसा हुआ है, और बाकी ये जो हम बात करते हैं कि 5 नदियां हैं जो कि पंजाब से होकर के फ्लो करती है, उनमें से एक ये रावी भी है, ठीक है। तो दिस इज द कोर्स ऑफ रावी रिवर। इस तरीके से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, दिस इज द कोर्स ऑफ रावी रिवर, राइट। दिस इज द रावी रिवर। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी रिवर है इंडस रिवर सिस्टम की, दैट इज सतलज, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सतलज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सतलज के ऊपर डैम भी है इंपॉर्टेंट, और इसके अलावा सतलज का मोस्ट ऑफ दी जो पोर्शन है वो इंडिया के अंदर फ्लो होता है, ठीक है। तो इंडिया की एक इंपॉर्टेंट रिवर मानी जाती है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश से फ्लो करने वाली, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। प्लस जो हमारा इंदिरा गांधी कैनाल है, इन सब चीजों की वजह से ये काफी फेमस है, राइट। सो ये मानसरोवर रक्कस लेक जो मैंने आपको पहले भी बताया था, वहां से निकलती है, ये रही सतलज, यही इसी के आसपास से। ये तो खैर इंडिया का खाली यहाँ पे ये दिखाया गया है, ये यहाँ पे सतलज का ऐसा दिखाया गया है कि जहां से ये इंडिया में एंटर करती है उसके बाहर भी सतलज है। तो कुछ इस तरीके से सतलज यहाँ से आती है, ऊपर से इंदस आ रही है, तो ये मानसरोवर लेक के आसपास से निकलती है। कहाँ से? मानसरोवर लेक, मानसरोवर रक्कस लेक इन तिब्बतन रीजन, कैलाश मानसरोवर रेंज से, वहां से निकल के फिर हिमाचल प्रदेश, देन पंजाब, और इस तरीके से ये फिर एंट्री कर जाती है पाकिस्तान में, राइट। पाकिस्तान में एंट्री करके, और ये किससे मिलती है? चेनाब से। तो इसका माउथ कहां पे हुआ? चेनाब में, राइट। चेनाब ऊपर से आ रही है, चेनाब में मिल जाती है, ठीक है, यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे चेनाब में मिल जाती है, और फिर चेनाब थोड़ा सा आगे जाकर के किससे मिल जाती है? इंदस से मिल जाती है, और फिर ये इंदस कहाँ जाती है? अरेबियन सी के अंदर जाती है, राइट। सो ये है हमारी सतलज रिवर। इसकी ट्रिब्यूटरीज मेजर जो है वो 20 है, स्पीति है और बसपा है। स्पीति और बसपा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के अंदर, प्लस 20 भी है जो कि इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी की तरह एक्ट करती है फॉर सतलज रिवर, राइट। एंड इंडिया से एंट्री कहां से करती है? शिपकीला पास। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जिसपे सवाल भी पूछा जा चुका है कि सतलज रिवर इंडिया में कौन से पास से एंट्री करती है, या फिर कौन सी प्लेस से एंट्री करती है। तो ये बहुत ही इस तरीके के सवाल यूपीएससी पूछता है, राइट, जो थोड़े से इनडायरेक्ट टाइप के होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, शिपकीला पास है जहां से सतलज रिवर एंट्री करती है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ओरिजिनेट होती है तिब्बतन रीजन में ऑफ चाइना, देन एंटर्स वाया शिपकीला पास through the Indian state of Himachal Pradesh into India, then flows through Punjab, then goes into Pakistan, then in the Pakistani Punjab it meets Chenab, और फिर फाइनली चेनाब मिल जाती है इंदस रिवर के अंदर। तो दिस इज द कोर्स ऑफ सतलज रिवर, ठीक है, दिस इज द कोर्स ऑफ सतलज रिवर। बाकी जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं
जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे हर एक रिवर के लिए। अभी हम सिर्फ रिवर सिस्टम्स को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो रिवर सिस्टम वाले जो सवाल है वो इसी से हो जाएंगे, बाकी प्रोजेक्ट्स के सवाल हम लोग बाद में करेंगे। तो दिस इज द सतलज रिवर, राइट। मानसरोवर एक से निकलती है, चेनाब में माउथ है, 20 स्पीति बसपा, ये 3 इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज है, शिपकिला पास से एंट्री मारती है। यहां से आप देख सकते हैं इसका मैप। 4 मैप्स दिखा चुका हूं आपको। अब काफी सारे लोगों को याद हो चुका होगा कि सबसे ऊपर कौन सी है, इंदस है, फिर कौन सी है, झेलम है, फिर चेनाब है, फिर सतलज है, और बीच में अभी रावी और बीस है, तो उनके भी हमने देखा है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट रिवर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बीस रिवर, इसको हिंदी में हम ब्यास भी बोलते हैं, राइट। सो हियर वी हैव द बीस रिवर। बीस इज वन ऑफ दोस रिवर्स जो कि मतलब वन ऑफ दोस रिवर्स ऑफ इंदस रिवर सिस्टम जो इंडिया से ओरिजिनेट होती है और इंडिया में ही एंड हो जाती है। तो ये यहाँ पे चेनाब के थोड़ा सा नीचे से ओरिजिनेट होती है इस तरीके से, और लुधियाना के पास कौन से रिवर से मिल जाती है, यहाँ पे मिल जाती है ये सतलज रिवर से। नीचे से सतलज ये आ रही है, ये सतलज आ रही है, ठीक है, ये सतलज आ रही है। इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूं। ये नीचे से सतलज आ रही है, ये ऊपर से 20 है, ये दोनों मिल जाती हैं यहाँ पे लुधियाना के पास, इनका कॉन्फ्लुएंस है। इस जगह पे ये कॉन्फ्लुएंस होता है और फिर आगे बढ़ जाती है इन द फॉर्म ऑफ सतलज, राइट। एंड दिस इज सतलज, दिस इज सतलज, राइट। तो ये रहा हमारा ब्यास रिवर। ये सवाल पूछा जा चुका है कि कौन सी वो रिवर है जो इंडिया से ही ओरिजिनेट होके इंडिया में ही एंड हो जाती है, या माउथ भी इंडिया में है और ओरिजिन भी इंडिया में है, तो उनमें से ये 20 है, ठीक है। बाकी अगर आप देखें तो इंदस ना तो इंडिया से ओरिजिनेट होती है ना ही इंडिया में एंड होती है। ओरिजिनेट होती है चाइना से, एंड होता है अरेबियन सी में, नेक्स्ट। और अगर हम लैंड की बात करें तो एंड होता है पाकिस्तान में। फिर झेलम की बात करें तो इंडिया से पाकिस्तान, फिर चेनाब की बात करें इंडिया से पाकिस्तान, ठीक है। 20 है जो कि इंडिया से इंडिया, देन सतलज एज वेल चाइना टू इंडिया, सॉरी चाइना टू पाकिस्तान, ये वाला पोर्शन, ठीक है। माउथ कहां पे है, सतलज में है। सोर्स कहां है, 20 कुंड नियर रोहतांग पास, ये है 20 कुंड नियर रोहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश, राइट। तो दिस इज द सोर्स ऑफ 20 रिवर। एंड ट्रिब्यूटरीज में इंपॉर्टेंट जो है, हिमाचल प्रदेश के अंदर फ्लो करती है एक रिवर, उसका नाम है पार्वती, तो ये मेजर ट्रिब्यूटरी है या इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है ब्यास या 20 रिवर की, ठीक है। क्लियर है, मैप आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है, मतलब मैप से जो मैं समझाना चाह रहा हूं, जो बताना चाह रहा हूं, क्या वो आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। सो दिस इज द 20 रिवर। देन नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने जरूरत के हिसाब से स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है। तो ये इंदस रिवर सिस्टम के हमने सारी रिवर्स को बात कर ली है। 20 हो गई, सतलज हो गई, रावी हो गई, ठीक है। रावी भी यहाँ पे हमने देख ली। रावी जो है वो कहाँ एंड होती है, पाकिस्तान के अंदर, तो रावी इंडिया से शुरू होकर पाकिस्तान, बाकी सतलज चाइना से पाकिस्तान, इंदस चाइना से पाकिस्तान, झेलम इंडिया से पाकिस्तान, और चेनाब इंडिया से पाकिस्तान। ओनली 20 इज द रिवर जो कि इंडिया से इंडिया में ही रह जाती है, सिर्फ और सिर्फ 20 रिवर। तो ये चीज ध्यान रखना, 20 इज द ओनली रिवर विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम इंडिया एंड एंड्स इन इंडिया, ठीक है। फिर रावी हो गई, चेनाब हो गई, झेलम हो गई और इंदस हो गई, ठीक है। इंदस वाटर ट्रीटी भी हमने पढ़ ली। अब इसमें एक सवाल जो कि मैंने आपको कल भी थोड़ा सा हिंट दिया था, पूछे जाने की संभावना रहती है, कई बार पूछा भी जाता है, ठीक है, वो ये है कि इन रिवर्स को नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट तो नहीं बोलेगा, या ओरिजिन के बेसिस में ईस्ट से वेस्ट भी कई बार पूछ सकता है, बट बेसिकली नॉर्थ टू साउथ इनको कैसे आप ये करेंगे, अरेंज करेंगे, ये सवाल पूछा जा सकता है। तो इस सवाल को अभी हम नल एंड वॉइड बना देते हैं, अभी के अभी हम इसको खत्म कर देते हैं। आज के बाद कभी भी पूछता है तो आपको याद होना चाहिए, सबसे ऊपर क्या है, इंदस है, राइट। तो अगर आप नॉर्थ टू साउथ देखें तो सबसे ऊपर क्या है, इंदस, उसके बाद क्या है, झेलम, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, चेनाब, राइट। फिर नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, 20, ठीक है, रावी एंड सतलज, राइट। तो कुछ इस तरीके से ये रिवर्स हैं जो कि नॉर्थ टू साउथ, जिनको आप इस तरीके से
अरेंज कर सकते हैं, राइट। इनफैक्ट 20, हाँ ठीक है, 20 रावी एंड सतलज, तो इस तरीके से इनको आप नॉर्थ टू साउथ अरेंज कर सकते हैं। कभी भी पूछता है इन 6 रिवर्स में कौन सी रिवर कहाँ पे है, किस तरीके से, तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। एक तरीका ये भी है थोड़ा सा याद रखने का कि जो 3 रिवर्स जो पाकिस्तान के कंट्रोल में है वो सबसे नॉर्थ में है, जो 3 रिवर्स इंडिया के कंट्रोल में वो साउथ में है। तो इंदस, झेलम और चेनाब ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है, ये नॉर्दर्न मोस्ट रिवर्स हैं, आई, जे एंड सी, ठीक है। और उसके बाद नीचे क्या है, 20, रावी और सतलज, ये तीनों नीचे है, ठीक है। तो इनको आप अल्फाबेटिकली भी याद कर सकते हैं कि बी, आर और एस ऊपर, थोड़ा सा यहाँ पे सी नीचे आ गया, बट अदरवाइज आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो इंदस, झेलम, चेनाब, 20, रावी, सतलज, ये रिवर्स हैं जो कि ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पे फ्लो करती हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको पता होनी चाहिए, सवाल इससे पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछता है ईस्ट से वेस्ट, तो सबसे ज्यादा ईस्ट में कौन सी है, और मतलब ओरिजिन के बेसिस में, और वेस्ट में, तो वेस्ट तो ऑब्वियसली इंदस होगी क्योंकि वो फाइनल रिवर वही अकेली एकमात्र बचती है। ईस्ट में आप देखेंगे तो ईस्ट में भी इंदस और सतलज हैं जो कि ऑलमोस्ट सेम जगह से निकलती हैं। फिर यहाँ पे चेनाब है, फिर उसके बाद बीस है, रावी है, झेलम है। तो इस तरीके से ये भी है, इसके पूछे जाने के चांसेस कम है, बट अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए किस तरीके से है, राइट। तो ये है इनका नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट, इंदस, झेलम, चेनाब, बीस, रावी और सतलज रिवर्स का। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंदस रिवर सिस्टम। सारी की छह रिवर्स जो है इंक्लूडिंग इंदस, इनके बारे में हमने डिस्कशन यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। कोई डाउट हो जल्दी से बता दो, अदरवाइज वी विल मूव ऑन टू द गंगा रिवर सिस्टम। इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज टेल, चैट में आप लोग बता सकते हो। इफ देयर इज एनी डाउट देन यू मे टेल। इनफैक्ट हाँ, यहाँ पे रावी ऊपर है, ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था, रावी थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। तो सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर है इंदस, देन है झेलम, देन है चेनाब, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे, चेनाब के बाद रावी, देन बीस एंड देन सतलज। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, ठीक है, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। इंदस, झेलम, चेनाब, रावी, बीस, सतलज, ठीक है। इस ऑर्डर को आप याद रखना, तो एग्जाम में गलती नहीं होगी, चांसेस कम है। सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, वो है चेनाब। तो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो है चेनाब, या सॉरी लार्जेस्ट, दिस इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस, ऑफ इंदस, राइट। तो चेनाब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस। सबसे छोटी कौन सी होगी, सबसे छोटी ट्रिब्यूटरी कौन सी होगी, सबसे छोटी होगी 20, क्योंकि वो इंडिया से ही ओरिजिनेट होती है और इंडिया में ही एंड हो जाता है उसका। सतलज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, राइट। हरिके वेटलैंड्स जो कि पंजाब के अंदर है, जो कि काफी फेमस है, ठीक है, दैट ऑल्सो यू नो इट कम्स इन दिस वेरी विसिनिटी, ठीक है। सतलज रिवर के आसपास का जो एरिया है ये हरिके वेटलैंड्स के नाम से जाना जाता है, या उस एरिया में हरिके वेटलैंड्स पाया जाता है। हालांकि इसके बारे में हम लोग सेपरेटली अलग से इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे आगे, राइट, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इंदस रिवर सिस्टम यहां से होता है अंत। बढ़ते हैं आगे, द नेक्स्ट वन इज गंगा रिवर सिस्टम, राइट। नेक्स्ट वन इज गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम का जो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है, वो है गंगा, ठीक है। गंगा रिवर है, ठीक है। गंगा रिवर के साथ में और कौन कौन सी रिवर्स हैं जो कि इस रिवर सिस्टम को फॉर्म करती हैं, तो उनमें से आपको मिलेंगी जैसे कि रिवर्स लाइक यमुना, गोमती, गंडक, कोसी, राइट। फिर और चंबल, बेतवा, सोन, राइट, दामोदर,
सुवर्णरेखा एटसेट्रा, बहुत सारी रिवर्स है, ठीक है। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली गंगा रिवर का पार्ट है, मतलब गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल गोमती, गंडक, कोसी, ये तो डायरेक्टली है। चंबल यमुना में मिलती है, बेतवा यमुना में मिलती है, सोन डायरेक्टली गंगा में मिलती है, दामोदर है। तो ये सारी रिवर्स उस पूरे रिवर सिस्टम का पार्ट है। इसके अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स, बहुत सारी है, ठीक है। तो ये मेजर रिवर्स है। सोर्स गंगा रिवर का कहां पे है? मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूं, जल्दी से बताना, जल्दी से बताना कि गंगा रिवर का सोर्स कहां पे है। मैं यहाँ पे क्या लिखूं जब मुझसे पूछा जा रहा है कि गंगा रिवर का सोर्स कहां पे है? तो व्हाट शुड आई राइट ओवर हियर? वेयर इज द सोर्स ऑफ गंगा रिवर? ये सवाल आप लोगों को होना चाहिए। आई एक्सपेक्ट कि ये सवाल आपसे हो जाएगा। वेयर इज द सोर्स ऑफ गंगा रिवर? वेयर इज द सोर्स ऑफ गंगा रिवर? सोनल शर्मा इज सेइंग गंगोत्री, अंकुश इज आल्सो सेइंग गंगोत्री। बाकी लोग, आई वांट आंसर्स फ्रॉम एवरीवन। वेयर इज द सोर्स ऑफ गंगा रिवर? मुक्ता इज सेइंग गंगोत्री, निकिता इज सेइंग गंगोत्री, और 4 लोगों ने गंगोत्री बोला है। संजना इज आल्सो सेइंग गंगोत्री ग्लेशियर। और बताओ। अब यहाँ पे एक समझने वाली इंपॉर्टेंट चीज है, उसको हम लोग देखते हैं। समझने वाली चीज ये है गंगा रिवर को लेकर के, कि जो गंगा रिवर है ना, वो 2 रिवर के कॉन्फ्लुएंस से मिलकर के बनती है। देयर आर 2 रिवर्स, उनके कॉन्फ्लुएंस से गंगा रिवर बनती है, ठीक है। एक रिवर का नाम है अलकनंदा और एक रिवर का नाम है भागीरथी, राइट। जो अलकनंदा रिवर है वो बद्रीनाथ के पास से निकलती है, और जो भागीरथी रिवर है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। तो ये दोनों ही रिवर्स अलग अलग जगह से निकलती हैं, दोनों आपस में मिलती हैं देवप्रयाग में, और वहां से गंगा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एक है भागीरथी रिवर, एक है अलकनंदा रिवर। अलकनंदा निकलती है बद्रीनाथ से, भागीरथी निकलती है गंगोत्री से। दोनों आकर के मिलती है कहाँ पे? देवप्रयाग में। जब तक ये देवप्रयाग में नहीं मिलती है तब तक गंगा का एग्जिस्टेंस नहीं रहता है। अगर हम ज्योग्राफिकली बात करें तो गंगा का एग्जिस्टेंस, वैसे तो अगर हम कल्चरली देखें तो गंगा गंगोत्री से ही निकल के आ रही है, लेकिन ज्योग्राफिकली उसका एग्जिस्टेंस कहाँ से आता है? देवप्रयाग से। उसके बाद ही गंगा बनती है, उससे पहले गंगा नाम से नहीं जानी जाती। अलकनंदा और भागीरथी अलग अलग रहती है। तो अब हमेशा जब भी सवाल आएगा तो आपके दिमाग में ये चीज हमेशा छपी हुई होनी चाहिए। मैं यहाँ पे एक मैप आपको बनाता हूं, इससे आपको बहुत अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि रिवर ये कैसे आती है, ठीक है। यहां पे है बद्रीनाथ, यहां पे है बद्रीनाथ, ठीक है। बद्रीनाथ से एक रिवर निकलती है और निकल करके इस तरीके से आती है। कलर चेंज कर देते हैं वरना दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। ये रिवर आती है इस तरीके लाइट कलर, ये रिवर आती है, ठीक है। इस रिवर को हम बोलते हैं अलकनंदा। दिस इज द अलकनंदा रिवर। दिस इज द अलकनंदा रिवर, राइट। ये कहां से आई? बद्रीनाथ से। ये आगे आकर के एक और रिवर आ रही होती है, उस रिवर से मिल जाती है। इस रिवर का नाम है धौली गंगा। यहां से एक रिवर आती है, इसका नाम है धौली गंगा। इस रिवर का नाम है धौली गंगा, धौली गंगा, ठीक है। धौली गंगा से ये जो अलकनंदा रिवर है, ये मिलती है जिस जगह पे, उस जगह का नाम है विष्णुप्रयाग। ये जो जगह है, इस जगह का नाम है विष्णुप्रयाग, विष्णुप्रयाग, ठीक है। अलकनंदा बड़ी रिवर है, धौली गंगा छोटी रिवर है, तो फाइनली ये जब मिलेंगी तो ये अलकनंदा में ही कन्वर्ट हो जाएगी। अलकनंदा और नीचे आ गई, जब और नीचे आई अलकनंदा, तो अब ये जो जिस अगली रिवर से मिलेगी, वो अगली रिवर जो है दैट इज बेसिकली नंदाकिनी। इधर से आ रही होती है नंदाकिनी, ठीक है। दिस इज नंदाकिनी, दिस इज नंदाकिनी। नंदाकिनी के साथ धौली गंगा का, ये अलकनंदा का मिलन जो होता है वो होता है नंदप्रयाग में। वो होता है इस जगह पे, इस जगह का नाम है नंदप्रयाग। नंदप्रयाग, ये जो मैं आपको समझा रहा हूं ना, एकदम $1,000,000 चीज है। एक बार बस समझ लो, 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा, उसके बाद जीवन में कभी नहीं भूलोगे। नंदाकिनी कहां पे मिली, किससे मिलती है? अलकनंदा से। ये भी अलकनंदा है, यहाँ पे भी ये अलकनंदा ही है, ये भी अलकनंदा ही चली आएगी आगे तक, अलकनंदा ही बनी रहेगी, ठीक है। आगे आकर के मिली नंदाकिनी से, ठीक है। फिर बन गई अलकनंदा। फिर नंदाकिनी के बाद जो अगली रिवर है जो कि अलकनंदा से मिलती है,
वो रिवर है, नेक्स्ट रिवर जो है वो है पिंडर गंगा। नेक्स्ट रिवर इधर से आई पिंडर गंगा, इसका नाम है पिंडर गंगा। पिंडर गंगा, पिंडर गंगा मिलती है जिस जगह पे, उस जगह को हम बोलते हैं, उस जगह को हम बोलते हैं कर्णप्रयाग। ठीक है, कर्णप्रयाग। तो सबसे ऊपर विष्णुप्रयाग, देन नंदप्रयाग, देन कर्णप्रयाग। अब फिर से ये क्या है, दिस इज बेसिकली अलकनंदा ओनली, अलकनंदा। ठीक है, अब यही अलकनंदा फिर और आगे बढ़ गई, राइट। यहाँ पे भी अभी ये क्या है, ये अलकनंदा ही है, अलकनंदा ही है। अब इस अलकनंदा से मिलती है केदारनाथ से आने वाली मंदाकिनी रिवर, राइट। सो अब यहाँ पे आकर के इधर से एक और रिवर आएगी, उसका नाम है मंदाकिनी, राइट। तो यहाँ पे दिस रिवर इज बेसिकली मंदाकिनी। ये जगह का नाम है केदारनाथ, दिस इज केदारनाथ, द फेमस श्राइन ऑफ आरसेल्स, राइट। और जो रिवर है इसका नाम क्या है, इस रिवर का नाम है मंदाकिनी। ठीक है, तो मंदाकिनी आई, कहां पे मिली, केदारनाथ से, सॉरी केदारनाथ से निकल के आई, और ये मिलती कहां पे है, जिस जगह पे मिलती है उसको हम बोलते हैं रुद्रप्रयाग। इस जगह को हम बोलते हैं रुद्रप्रयाग, राइट। दिस प्लेस इज रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। ठीक है, फिर रुद्रप्रयाग अभी भी ये क्या है, अभी भी ये अलकनंदा ही है, दिस इज अलकनंदा ओनली। ये अलकनंदा फिर आगे बढ़ गई, ये अलकनंदा आगे बढ़ गई। अब फाइनली यहाँ पे इधर से एक रिवर आती है जिसका कि नाम है क्या, इस रिवर का नाम है, सभी जानते हैं आप लोग, भागीरथी। इस रिवर का नाम है भागीरथी। इस रिवर का नाम है भागीरथी। ये रिवर कहां से आ रही है, ये रिवर आ रही है, जो आप सबने जवाब दिया था, गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी आ रही है, इधर से अलकनंदा आ रही है। ये दोनों मिलेंगी कहां पे, इस जगह का नाम है देवप्रयाग। इस जगह का नाम है देवप्रयाग, देवप्रयाग, राइट। और इसके बाद फिर आगे चल करके ये रिवर क्या बन जाती है, दिस इज बेसिकली द गंगा रिवर। ये आगे जाकर के, एंड दिस इज गंगा। ठीक है, तो ये है कोर्स किसका, गंगा रिवर का। ध्यान से समझो, पहली चीज तो क्लियर है मेरे ख्याल से, विजिबिलिटी क्लियर है सभी को, चैट में एक बार बता दो। हाँ ठीक है, चलो। सबसे ऊपर क्या है, बद्रीनाथ है। ठीक है, यहाँ पे बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ के पास से कौन सी रिवर निकली, अलकनंदा। अलकनंदा नीचे की तरफ आई, फिर आगे किससे मिली, धौली गंगा से। कहां पे, जिस जगह पे मिली धौली गंगा से, उस जगह का क्या नाम है, विष्णुप्रयाग, राइट। फिर अलकनंदा आगे मिलती है किससे, नंदाकिनी से। जिस जगह पे नंदाकिनी से मिलती है उसका नाम क्या है, नंदप्रयाग, राइट। उसके बाद नीचे अलकनंदा आती है, किससे मिलती है, पिंडर गंगा से। पिंडर गंगा से जहां मिलती है उसका नाम है कर्णप्रयाग, राइट। फिर और नीचे आकर के मिलती है किससे, मंदाकिनी से। मंदाकिनी से कहा मिलती है, रुद्रप्रयाग में। फिर नीचे आकर के किससे मिलती है, भागीरथी से। कहा मिलती है, देवप्रयाग में। और फिर फाइनली बन जाती है गंगा। भागीरथी जो मिलती है, भागीरथी कहां से आ रही होती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। और मंदाकिनी कहां से आ रही होती है, केदारनाथ श्राइन से। तो ये पूरा मैप है गंगा रिवर का। अब वही सवाल मैं आपसे अगर रिपीट करता हूं, सेम सवाल मैं अगर आपसे रिपीट करता हूं कि गंगा रिवर कहां से निकल रही है, किस जगह से गंगा रिवर का ओरिजिन है, तो आपके पास बेसिकली तीन आंसर्स हैं। एक आंसर सबसे सटीक है, एक उससे थोड़ा कम, और एक उससे और कम, राइट। एक आंसर अगर आप ये कहते हो कि गंगा रिवर बद्रीनाथ से निकल रही है, राइट, तो दिस इज नॉट एब्सोल्युटली रॉन्ग। हालांकि ये बिल्कुल वियर्ड है, बहुत ही वेग आंसर है, लेकिन अगर मैं बोलता हूं क्योंकि इसका एक पार्ट तो बद्रीनाथ से निकल रहा है ना, गंगा रिवर किससे मिली, अलकनंदा और भागीरथी से। तो 50% अलकनंदा है, 50% भागीरथी है। तो अगर उसका 50% बद्रीनाथ से निकल रहा है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि गंगा रिवर यहां से निकल रही है, राइट। दूसरा आंसर क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर, और तीसरा क्या है, देवप्रयाग, राइट। तो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन आपका आंसर होगा। हालांकि सबसे जो सही आंसर है वो गंगोत्री ग्लेशियर है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि गंगोत्री ग्लेशियर से ही गंगा नदी निकल रही है।
अलकनंदा के साथ मिल करके, और लेकिन गंगा नदी इस पहले के इस नाम से जानी जाती है, भागीरथी नाम से। तो अगर आपसे सवाल पूछा जा रहा है तो बहुत ध्यान से सवाल को पढ़ना, ठीक है। अगर ऑप्शन में देवप्रयाग और बद्रीनाथ नहीं है तब तो नो डाउट क्या होगा, गंगोत्री होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में ये दोनों भी है तो फिर आपके सवाल के लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है और जो आपके ऑप्शंस है उनका नेचर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछता है कि गंगा रिवर किस जगह से ऑरिजिनेट होती है और गंगोत्री ग्लेशियर का नाम नहीं है, तो आप तुरंत खोजना किसको, देवप्रयाग को। तुरंत आपके पास दिमाग में आना चाहिए कि देवप्रयाग क्या है कहीं ऑप्शन में, अगर देवप्रयाग है उसको आप लगा दो। अगर ऑप्शन में देवप्रयाग नहीं है और गंगोत्री है तो तुरंत आपको गंगोत्री लगा देना। तो इट डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन कि आपका क्या आंसर होगा। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, गंगा रिवर सिस्टम के आगे वाले पार्ट को हम लोग कल डिस्कस करेंगे, मतलब यहाँ से यमुना रिवर और बाकी की रिवर। अभी गंगा रिवर का कोर्स बाकी है बहुत सारा, ठीक है, कि वो कहाँ से कहाँ तक जाती है। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। यहाँ तक पहले एक बार बता दो कि क्लियर है चीजें या फिर नहीं है, किसी को भी कोई डाउट, एनीवन हैविंग एनी साउंड एनी काइंड ऑफ डाउट? संजना बताइए, क्लियर है? अंजलि, मुक्ता, निकिता, प्रियंका, सोनल, माधवी, सब कुछ क्लियर? ठीक है, चलो। तो ये रहा हमारा पार्ट। गंगा रिवर सिस्टम हम कल खत्म कर देंगे। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे, कोशिश करूंगा कि कल ही गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों रिवर सिस्टम खत्म हो जाए। उसके बाद हम लोग पेनिनसुलर रिवर्स की तरफ बढ़ेंगे और उस पोर्शन को भी हम लोग एंड कर देंगे, ठीक है। ध्यान से पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, जो भी बता रहा हूं सुनते जाओ, ठीक है। और जो थोड़े बहुत टिप्स देता हूं, टिप्स इन द सेंस बेसिकली वो टिप्स नहीं है, वो मेरे खुद के किए हुए एक्सपेरिमेंट्स या बोलो, या मेरे खुद के किए हुए जो चीजें हैं वही चीज आप लोगों को बताता हूं। फॉलो करोगे डेफिनेटली 100% एग्जाम में सक्सेसफुल होगे। और एक चीज और बता देता हूं आप लोगों को, शुरुआत में ही सीडीएस एग्जाम निकालना या एनडीए एग्जाम निकालना या एफकैट एग्जाम निकालना कुछ भी कठिन बात नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं है, बिल्कुल भी। सिर्फ चाहिए राइट अप्रोच, हार्ड वर्क और प्रॉपर गाइडेंस, ठीक है। अगर अप्रोच सही नहीं है तो भी एग्जाम नहीं निकलेगा, आपने मेहनत नहीं की तो भी एग्जाम नहीं निकलेगा, और आप गाइडेंस के अंडर काम नहीं कर रहे तो भी एग्जाम नहीं निकलेगा, ठीक है। और चौथी चीज ये है कि सेल्फ स्टडी जो है ना उसको सबसे बड़ा अपना हथियार बना के रखना है, एकदम सबसे बड़ा, शुरू से लेके लास्ट तक सबसे ज्यादा काम आने वाला है। जो भी चीजें बताई जाए उसको उतना ही ज्यादा रेसिप्रोकेशन के साथ सेल्फ स्टडी में कंटिन्यू करो, डेफिनेटली सक्सेसफुल होगे, ठीक है। तो ये रहा आज का टॉपिक जो हमने देख लिया यहाँ पे। इस तरीके से ये गंगा रिवर का टिल वो गंगा रिवर बनती है देवप्रयाग में तब तक का जो जाल है या जो उसका पूरा वेब है वो इस तरीके का रहता है, और फिर आगे जाकर के ये होता है। अब एक सवाल इसमें से और बनता है कि कौन कौन से वो 5 प्रयाग है जो कि उत्तराखंड में लाई करते हैं। तो उनमें से विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग और रुद्र प्रयाग, दीज आर द 5 प्रयाग। इसके अलावा भी 1-2 प्रयाग हैं छोटे मोटे जो कि वहां पे हैं, ठीक है। लेकिन जो 5 प्रयाग जो मेनली कल्चरली बोलो या रिलीजियसली बोलो जो कि फेमस है वो यही है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग और रुद्र प्रयाग, ठीक है। सो दीज आर द 5 प्रयाग्स, दीज आर द रिवर्स। रिवर्स का नाम भी याद रखना, अगर याद रख सकते हो तो, धौली गंगा विष्णु प्रयाग में, नंदाकिनी नंद प्रयाग में, पिंडर गंगा कर्ण प्रयाग में, मंदाकिनी रुद्र प्रयाग में, और भागीरथी देव प्रयाग में अलकनंदा को ज्वाइन करती है और फाइनली बनती है गंगा रिवर, राइट। चलो, कोई डाउट हो आप लोगों का, कोई भी डाउट हो आज के टॉपिक से को लेकर के, या फिर इन जनरल सीडीएस या एफकैट या एनडीए के एग्जाम को लेकर के, तो आप लोग पूछ सकते हो। आई वुड लाइक कि आप लोगों के डाउट्स आए, कुछ भी, कोई भी टॉपिक को लेकर के, कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो, कोई दिक्कत आ रही हो, किस चीज को कैसे पढ़े, मैथ्स कैसे पढ़े, इंग्लिश कैसे पढ़े, जीके कैसे पढ़े, सिविक्स, ज्योग्राफी, कुछ भी, एनीथिंग। ओके, यस सर, विच बुक शुड वी प्रेफर्ड फॉर एनडीए प्रिपरेशन, पहला सवाल है संजना का, ठीक है। सर सीडीएस के एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करना है, निकिता का सवाल है, ठीक है। संजना देखो, बुक्स मल्टीपल आती हैं, ठीक है। हमेशा एक चीज ध्यान रखो कि जो एग्जाम की प्रिपरेशन जो है ना वो आपके माइंड में हो, मतलब उसका शुरुआत आपके माइंड में हो जाती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड से शुरुआत हो जाती है। तो किताबें हमेशा आपके हेल्पिंग हैंड के तरीके से होती हैं, कभी भी किताबों को सिर्फ पढ़ के या किताबों को रेफर करके
आप एग्जाम में पास नहीं होते हो, राइट? अगर आप खुद से मेहनत नहीं करते हो। तो किताबें मैं आपको बता दूंगा, आपको उसमें जो हमारा ग्रुप वगैरह है उसमें आपको प्रॉपर किताबें रेफर कौन कौन सी करनी है वो आपको बता दूंगा। ठीक है, अरिहंत की भी बुक्स आती हैं। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम हो, सीडीएस हो, एफकेट हो, एनडीए हो, एनसीईआरटी इज रियली इंपॉर्टेंट। लेकिन सवाल ये उठता है कि उनको पढ़ना कैसे है, पहली चीज। और दूसरा चीज क्या है कि क्या सिर्फ आप किताबों पर डिपेंडेंट हो या फिर आप अपने सेल्फ स्टडी, प्रॉपर गाइडेंस और इन सब चीजों का भी उतना ही ख्याल रख रहे हो, राइट? तो किताबों की जहां तक बात रखी, अगर आपका सिर्फ डाउट किताबों को लेकर के है तो वो आपको ग्रुप में मिल जाएगी, कौन कौन सी किताबें आपको रेफर करनी है। ठीक है, और दूसरी बात, रही बात हमारे साथ प्रिपेयर करने की, तो आपको किताबों की जरूरत ऑलमोस्ट मिनिमम पड़ेगी, बहुत ही कम पड़ेगी। जो जो यहाँ पे बताया जाए, यहाँ पे जो नोट्स कराए जाए, जो नोट डाउन कराया जाए, जो डाउट्स जो आप यहाँ पे सीख रहे हो, वो सफिशिएंट इट विल बी फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, एक सवाल यहाँ पे और है, सर सीडीएस के एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करना है? पहले चीज तो चिल रहो, ठीक है? चाहे सीडीएस हो, चाहे एनडीए हो, चाहे एफकेट हो, जो पहली चीज आपको करनी है वो ये है कि आराम से, इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। तो मैं इसको थोड़ा सा डिलीट करूं, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। देखो, पहली चीज जो आपको करनी है वो ये है कि आइडेंटिफाई करना है, मतलब सीडीएस हो या एफकेट हो या एनडीए का एग्जामिनेशन हो, राइट? आपको आइडेंटिफाई करना है अपना अच्छा या बुरा। ठीक है, मेरे मेरे पास मेरे क्या सुपर पावर्स हैं और कौन सी मेरी वीकनेसेस है। मोस्टली जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं कि किसी भी एग्जाम में, नॉट ओनली सीडीएस एंड एफकेट, किसी भी एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं कि वो हमेशा कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं शुरू से। ठीक है, हर एक इंसान की, हर एक स्टूडेंट की प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी अलग होती है, हर एक स्टूडेंट की, राइट? और वो आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। आपको सबसे बेहतर पता होता है कि मेरे मेरे क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, मेरे क्या वीक पॉइंट्स है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल, मैं अपना एग्जांपल देकर के बताता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। जब मैंने सीडीएस एग्जाम का प्रिपरेशन शुरू किया, पहला जो मेरा सीडीएस अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट? तो मैं किसी के गाइडेंस में नहीं था उस टाइम पे। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत सीख कर रहा था, मैं गाइडेंस तो बहुत सीख कर रहा था। मुझे कोई मिले, मेरा कोई सीनियर मिले जो मुझे बता दे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो और कोई मुझे मिला नहीं इस तरीके से जो मुझे प्रॉपर तरीके से गाइड कर पाए। ठीक है, जो कमी मुझे उस टाइम पे मतलब लगी थी इस चीज की, तो मुझे गाइडेंस की कमी लगी थी। इसी वजह से मैंने बाद में बच्चों को गाइड करना शुरू किया कि एटलीस्ट जो मैंने फेस किया वो बच्चे फेस ना करें। तो मैंने क्या किया कि मैं पुराने प्रीवियस से क्वेश्चंस उठाए, कुछ कुछ चीजें देखी। जब मैंने क्वेश्चंस को एनालाइज किया तो मुझे पता चला कि हाँ, इस सब्जेक्ट से इतने इतने क्वेश्चंस आते हैं, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने फिर उसके हिसाब से ये डिसाइड किया कि 2 या 3 सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो मेरे स्ट्रांग थे, राइट? जैसे कि सिविक्स हो गया, ठीक है, जैसे कि साइंस हो गया, जनरल साइंस जिसको हम बोलते हैं, और जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, राइट? ये 3 सब्जेक्ट मेरे स्ट्रांग थे, तो मैंने इन 3 सब्जेक्ट्स पे सबसे ज्यादा फोकस किया, जो मेरा पहला एग्जाम था, राइट? इसके अलावा हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स सब कुछ मैंने पढ़ा था, थोड़ा थोड़ा, जहां कहीं से भी, जिस भी सोर्स से मिल रहा था, न्यूज़पेपर भी पढ़ता था, सब कुछ पढ़ता था। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस किया अपने 3 स्ट्रांग सब्जेक्ट्स में। तो आज से ही आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि मेरा स्ट्रांग पॉइंट कहाँ पे है। जब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया तो आपकी मेहनत जो मैक्सिमम पॉजिटिव आउटपुट है वो इन सब्जेक्ट्स की तरफ जा पाएगा, और उसके बाद फिर आपका कॉन्फिडेंस गेन होगा। कॉन्फिडेंस गेन होगा तो आप और पढ़ोगे, और पढ़ोगे तो और कॉन्फिडेंस गेन होगा, और ये फिर साइकिल चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जो नहीं आता उसको पहले पढ़ते हैं, ऐसा नहीं करना है। जो सब्जेक्ट्स आपको आते हैं, जो समझ में आता है, चाहे वो कितना भी छोटा सब्जेक्ट हो, चाहे उससे कितने कम क्वेश्चन आते हो, उससे शुरुआत करो। ठीक है, किसी को हिस्ट्री बहुत समझ में आती है, हिस्ट्री से शुरुआत करो, पहली चीज। दूसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि स्टार्ट स्टडीइंग। ठीक है, स्टार्ट स्टडीइंग, पढ़ना शुरू कर दो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हिस्ट्री पढ़ो, सिविक्स पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, करंट अफेयर्स पढ़ो, साइंस पढ़ो, जो मर्जी हो पढ़ो, बट पढ़ना स्टार्ट कर दो। ये मेरे साथ भी हुई थी, मतलब मैं बहुत प्रोकास्टिनेट शुरुआत में करता था, मुझे समझ में नहीं आता था क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं। फिर एक दिन एकदम दिमाग खराब हो गया और मेरा मेरे पे पढ़ने स्टार्ट कर दिया। मैंने एक बुक लेकर के आया, लूसेंट की, और मैंने उसको पहले दिन में 25 पेज खत्म कर दी। इतना दिमाग खराब हो गया था कि मैं रात भर पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, और 24-25 पेज मैंने खत्म कर दी। जब मैं सुबह सो करके उठा, मतलब अगले दिन जब थोड़ा लेट सो करके उठा, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि चलो मैंने पढ़ा तो मुझे मेरे अंदर कुछ आया, मेरे दिमाग में कुछ घुसा, कुछ गेन हुआ। तो जहां मैं जीरो पे खड़ा था, एक रात पहले मैं जीरो पे खड़ा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अगले 24 घंटे के बाद
मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ ना कुछ तो आता है, और वो कॉन्फिडेंस जो है ना, वो फिर आपको आगे सेल थ्रू कराएगा। ये एग्जामिनेशन हॉल में भी होता है, ये हर जगह होता है। अगर आपको पता हो कि मुझे मेरे अंदर कुछ तो बात है, आज आप सीडीएस की प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो, आप खुद से सवाल करो कि व्हाई आर यू प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएसई। अगर मैं आपसे पूछ दूं, अभी मेरे से सवाल पूछा था, मेरे ख्याल से निकिता ने पूछा है, ठीक है। निकिता, आप मेरे सामने अगर खड़ी हो और मैं आपसे बोल दूं कि निकिता तुम्हारा सीडीएस में सिलेक्शन नहीं होने वाला है, एनडी में तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने वाला, जाओ, मैंने बोल दिया तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है, व्हाट विल बी योर आंसर, व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्स? तुम्हारा रिस्पॉन्स ये होगा कि जो सर है ना, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, और अगर ऐसा ये बोल रहे हैं तो मैं इनकी बात बिल्कुल नहीं सुनूंगी, मुझे अपने आप पे भरोसा है और मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये आपका नेचुरल आंसर होगा अगर आप सीरियस एक कैंडिडेट हैं, और ये होना भी चाहिए, ठीक है। ये क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि आपके अंदर कोई तो एबिलिटी है। वो एक जो छोटा सा कॉन्फिडेंस जो आता है ना आपके अंदर, एक छोटा, आपने फॉर्म क्यों भरा है या फॉर्म क्यों भरने वाली है आप, क्योंकि आपके अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ तो पता है, आपको पता है कि मेरे अंदर कुछ तो काबिलियत है, तभी तो मैं सीडीएस एनडीए कैट के लिए प्रिपेयर करूंगी। तो उस चीज को शुरू से ही बिल्डअप करके चलो, छोटे छोटे क्रंचेस में टॉपिक्स को पढ़ो, और जो आपको आसान सब्जेक्ट लगता हो उससे सबसे पहले शुरुआत करो, ठीक है। दूसरी चीज, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको अपने हिस्से की मेहनत करनी ही पड़ेगी, अपने हिस्से की मेहनत आपको करनी पड़ेगी, चाहे आप कुछ भी कर लो, जो स्ट्रगल है, जो हार्ड वर्क है, जो पसीने बहाना है, जो रात रात भर जगना है, वो जो अपने हिस्से का है वो आपको करना ही पड़ेगा, इसको मैं पहले दिन से बता के चल रहा हूं, ठीक है। नोबडी इन दिस वर्ल्ड, नोबडी इन दिस कंट्री कैन सेव यू, अगर आप खुद से मेहनत नहीं करते हो तो, चाहे कोई कितना ही दावा कर दे, चाहे कोई कितना ही कर दे कि आप मेरे पास आ जाओ मैं आपको पास करा दूंगा, कोई कितना ही दावा कर दे कि आप मेरे पास आ जाओ मैं आपके 100 में से 80 नंबर, 70 नंबर, 60 नंबर, 50 नंबर दिला दूंगा, वो पॉसिबल नहीं है अगर आप मेहनत नहीं करोगे। और ये बात आप जितना जल्दी समझोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो अपनी मेहनत पे हमेशा भरोसा करो, और अपनी मेहनत पहले दिन से स्टार्ट कर दो करना, क्योंकि वही है जो आपके लास्ट तक काम आएगा। तीसरी चीज, जब ये आपका जो कुछ भी मैं ये बता रहा हूँ, ये जब 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 कुछ करोगे, सारी चीजें जब आप फॉलो करोगे, तो अभी तो शुरुआत है, हर दिन आपको देखो कैसा डोज मिलता जाता है, डोज जब मिलता जाएगा, फॉलो करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। तो आपको बीच बीच में ऐसा भी मतलब ऐसा लगेगा कि आप, आपके जीवन में स्ट्रगल बढ़ गया है, ठीक है। अगर आप सीरियसली इंडिया एफकेट के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको लगेगा कि स्ट्रगल बढ़ गया है यार। मेरे दोस्त ऐसा कर रहे हैं, हो सकता है कोई आप में से कोई ऐसा हो जो कॉलेज से अभी निकला हो और आपका दोस्त जॉब कर रहा हो, और आप सीडीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको लगेगा कि अरे यार वो तो जॉब करने लग गया है, उसकी तो 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 महीने में इनकम है, और मैं अभी भी एग्जाम दे रहा हूँ या दे रही हूँ, ठीक है। तो ये उससे आपको क्या होता है, हीन भावना होती है, थोड़ी सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपको आता है। ये वन काइंड ऑफ स्ट्रगल हो गया। आपके घर वाले थोड़ा सा आपको बोलेंगे क्या कर रहा है, क्या फौज के चक्कर में पड़ा है, अगर बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव नहीं है तो। वहां से दूसरा आपको स्ट्रगल, आपको लगेगा कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है। आपके साथ वाले, हो सकता है कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ वाले आपको बोलेंगे है क्यों लगा हुआ है, इससे बेटर है कोई जॉब ज्वाइन। तो बहुत सारे स्ट्रगल्स आएंगे, बहुत अलग अलग तरीके के स्ट्रगल आएंगे, वो आपको, आप ये मान के चलो कि दैट इज पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, उसके बिना आप कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि मुझे, मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को मैसेज जो है वो क्लियरली दे पाया हूं। समझ में आया संजना, अंजलि, प्रियंका? और थोड़ा सा ना अपने दिमाग को एकदम एग्जाम फोकस्ड, एग्जाम सेंट्रिक रखना। देखिए, तीन टाइप की सिचुएशन हो सकती है। एक सिचुएशन वो होती है जब आप बिल्कुल सीरियस नहीं हो किसी चीज के लिए, एक सिचुएशन ये होती है जब आप बहुत ज्यादा सीरियस हो किसी चीज के लिए, और एक सिचुएशन ये होती है जब आप अपने पूरे होशो हवास में खुले दिमाग के साथ किसी चीज के लिए सीरियस होते हो। जब आप तीसरी वाली कंडीशन में, जब आप पहली कंडीशन में हो, बिल्कुल सीरियस नहीं हो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जब आप बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हो ना, तब भी आपके सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि आप ओवर थिंक करते हो, फिर आप जो नहीं करना चाहिए वो भी करने लग जाते हो। जो तीसरी सिचुएशन है, जब आप ये करते हो कि आप खुले दिमाग के साथ जो आपको करना है, प्रॉपर प्लानिंग करते हो, नोट्स बनाते हो, पढ़ते हो, हर दिन अपना सिलेबस डिसाइड करते हो कि मुझे आज ये करना है, ऐसे करना है, मेरे पास 90 दिन बचे हैं, मुझे ये करना है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस 90% से ज्यादा हो जाते हैं। और अगर आप सब कुछ अच्छे से फॉलो करते हो तो 100% सिलेक्शन तय है, ठीक है। लेकिन आपको प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा, राइट। और आपको अपने हिस्से की स्ट्रगल पहले दिन से करनी पड़ेगी, ये चीज आप सोच करके चलो। अब उस स्ट्रगल को कितना ज्यादा आप मजेदार बनाते हो ये आपके ऊपर है। जितना ज्यादा आप पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे, जितना ज्यादा आप अपने आप को
चार्ज अप रखोगे उतना ही आपका प्रिपरेशन मजेदार होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक अपनी कहानी बताता हूँ। जब मेरा पहला एग्जाम था सीडीएस का, फर्स्ट एग्जाम, ध्यान से सुनना, और ये कहानी मैं आपको पहली बार मैं जीवन में किसी को भी सुनाने जा रहा हूँ, पहली बार सुनाने जा रहा हूँ। मेरे दिमाग में ऐसे ही आ गई, मैं आपको भी बता रहा था तो मुझे याद आ गया कि मेरे साथ उस दिन क्या हुआ था। पहली बार जिंदगी में किसी को मैं ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ। डेट थी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन 2015 का सेकंड था सीडीएस, मतलब कि जो नवंबर में होता था। मुझे जितना याद है या तो वो 1 नवंबर थी या तो नवंबर की कोई और डेट थी, राइट। आप चेक कर लेना कि 2015 का जो सेकंड सीडीएस हुआ था कब हुआ था, ठीक है। तो आई गेस 1 नवंबर था, या नहीं भी होगा तो आप डेट देख लेना। तो हुआ क्या कि मैं एक रात पहले बहुत मतलब बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बढ़िया था, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा था, और मेरे दिमाग में एक चीज चल रही थी कि पास तो मुझे होना ही है। ये मेरे दिमाग में पहले से ही था, मतलब पता नहीं, इसको मैं ओवर कॉन्फिडेंट तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी प्रिपरेशन क्या है। मुझे अंदर से ये लग रहा था कि मैं जा रहा हूँ एग्जाम देने, मुझे पास होना ही है हर हालत में। मैं उसी दिन से, मतलब एग्जाम के कई दिन पहले से मैं एसएसबी की तैयारी करने लग गया था, राइट। तो देहरादून में मेरा सेंटर था, राइट। और उस दिन देहरादून में सुबह सुबह बारिश हुई थी, बहुत जोरदार तो नहीं, मतलब ठीक ठाक बारिश हुई थी। तो मैं रात भर में पढ़ता रहा। मैं हरिद्वार में स्टे कर रहा था, तो रात भर में पढ़ता रहा, ठीक है। मैं कोई भी चीज छोड़ करके नहीं जाना चाहता, तो मैं पढ़ता रहा। सुबह 5 बजे मैंने ट्रेन पकड़ी और रात भर में सोया ही नहीं, ठीक है। 5 बजे मैंने हरिद्वार से ट्रेन पकड़ी और वो 1.5 2 घंटे देहरादून पहुंचने के लिए लगाती है। तो 7 साढ़े 7 के आसपास में देहरादून पहुंचा। 9 बजे से एग्जाम था। ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी है देहरादून में, अगर आप लोग पता हो, तो वहां पे मेरा सेंटर था, उसके पास में ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी है, राइट। तो वहां मेरा सेंटर था। अब मेरे साथ एक घटना घट गई। रात भर मैंने पढ़ाई की और सोया बिल्कुल भी नहीं। जब ट्रेन में गया तो ट्रेन में मेरी नींद लग गई, ठीक है। नींद लग गई और मैं सो गया। और जब सोया और सुबह लगभग 7:30 के आसपास ट्रेन को मतलब पहुंचना था देहरादून, तो मैं उठ ही नहीं पाया। ट्रेन पहुंच गई, खड़ी हो गई, सारी बोगी खाली हो गई और मैं सो रहा हूँ, ठीक है। मैं सो रहा हूँ लिटरली। 7:30 से टाइम हो गया 8 बज गए, ठीक है, 8 सवा 8 के आसपास हो गए और मैं अभी भी सो रहा हूँ। 8 जब बज गए, तो जो रैक पिकर्स होते हैं ना, जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बोतल वोतल लेकर के जाते हैं, कोई सामान किसी का छूट गया तो समेट करके ले जाते हैं, तो वो आए, राइट। तो उन्होंने भी मुझे जगाया नहीं, उनकी आवाजें मुझे सुनाई दी, तो मैं जगा अचानक से। मुझे लगा कि कहाँ पहुंच गए। तब मुझे लगा कि यार मैं देखा आसपास कोई है ही नहीं, ठीक है। मेरे आसपास सारी सारी जो ट्रेन, पूरी ट्रेन ही खाली हो चुकी थी, आधे घंटे हो चुके थे। मैंने देखा कोई भी नहीं था, मैं एकदम डर गया। अच्छी बात ये थी कि मैं कोई अपना बिलोंगिंग बहुत ज्यादा लेके नहीं गया था, मतलब एडमिट कार्ड और आईडी और थोड़े बहुत पैसे थे, बस यही था। पेन वगैरह था जो बेसिक एग्जामिनेशन के लिए जरूरत होता है। तो मैंने देखा, तुरंत चेक किया, सब कुछ था, एवरीथिंग वाज फाइन। मैं उतरा, सीट से उतरा, नीचे देखा मैंने, तो मेरे जूते गायब थे, राइट। जूते मेरे वहां से एब्सेंट थे। मैंने देखा इधर उधर चारों तरफ देखा, कहीं जूते नहीं मिले। मैं समझ गया कि कोई ना कोई आया और मेरे जूते लेकर के चला गया। हो सकता है वही रैक पिकर्स जो वही लेकर के चले गए, लेकिन मैंने किसी से पूछा नहीं। मैंने एक बार उनसे पूछा कि मेरे जूते देखे, उन्होंने बोला नहीं देखे। मैं चुपचाप उतर गया, क्योंकि मेरे दिमाग में एग्जामिनेशन था। वहां से उतरा, जैसे ही स्टेशन से बाहर निकला, अब टाइम हो रहा था 8 बजे, तो कोई दुकान तो खुली नहीं थी। तो मैं चुपचाप, मैंने 2 4 दुकान इधर उधर देखा, कुछ लोगों से पूछा कि भैया यहाँ कोई जूते चप्पल बाहर कोई मिल जाएंगे क्या। तो सबने मना कर दिया, बोला भैया अभी तो नहीं मिलेगा यार, सारी दुकानें 10 बजे के बाद खुलती हैं। मैं चुपचाप, मैंने ऑटो उठाया, मतलब ऑटो पकड़ा, और मैं पहुंच गया एग्जामिनेशन सेंटर। और उस दिन बारिश हो रखी थी, राइट। और एग्जामिनेशन सेंटर से मतलब लगभग 100 150 200 मीटर के पहले ही जो ऑटो वाला है वो उतार देता है। वहां से लेकर के लिटरली 9 बजे इंग्लिश का पेपर था, और अगले आधे घंटे 1 घंटे तक मैं यहाँ वहां घूमता रहा। मैंने सोचा कहीं मिल जाए, कहीं मिल जाए, कुछ नहीं मिला। मैं नंगे पांव घूमता रहा, ठीक है। पहले कुछ देर तक मैंने सॉक्स पहने हुए थे, सॉक्स भी थोड़ी देर बाद वो गीले हो गए क्योंकि बारिश हो रखी थी, वो भी उतार दिए मैंने। फिर मैं नंगे पांव घूम रहा था, ठीक है। और घूमते घूमते उसी कंपाउंड में घूम रहा था। मैं अपने आप को महसूस ही नहीं होने दे रहा था, मैं अपने आप को फील ही नहीं होने दे रहा था कि मेरे पास जूते नहीं है। ईच एंड एवरी सिंगल एस्पिरेंट जो कि वहां पूरे एग्जामिनेशन हॉल में था, इंक्लूडिंग टीचर्स एंड एवरीवन, दे वर जस्ट लुकिंग एट मी। ये कौन आदमी है, बेवकूफ सा पागल सा, जो बिना जूतों के आ गया है, ठीक है। और मेरे पास ना तो इतना समय था, ना ही मैं इस चीज को जरूरी समझा था कि मैं किसी को बताऊं कि ऐसा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ठीक है। तो इट वॉज टोटली इरेलीवेंट। मैं चुपचाप एग्जाम हॉल में गया, एग्जामिनेशन मैंने दिया। 9 से 11 पेपर हुआ। जब 11 बजे मैं पेपर दे करके निकला,
तब थोड़ा सा मेरा दिमाग ठंडा हुआ। तब मुझे लिटरली फील हुआ कि मेरे पास जूते नहीं है, ठीक है, अंदर से जिसको फील होना बोलते हैं कि अरे यार मेरे पास तो जूते ही नहीं है, ठीक है। फिर मैंने अपने पैर चेक किया तो पैर में 2-3 जगह मेरे छाले से हो गए थे, क्योंकि वहां पे पत्थर उत्तर कुछ था, पानी से भी मैं होकर के जा रहा था, तो 2-3 जगह पे कट्स आ गए थे वो। जो आदमी चलता है ना पैरों उस पे चलता है, तो पैरों पे थोड़े से हल्के हल्के छाले हो जाते हैं, बहुत भयंकर नहीं थे, बट वो सिग्निफिकेंट थे कि मुझे पैर चलने में दिक्कत आ रही थी। एक्चुअली जब मैं बाहर एग्जामिनेशन हॉल से निकल के आ रहा था तो वहां पे दिक्कतें आ रही थी। तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ ये हुआ है, राइट। तो मेरे अंदर ऐसा भूत सवार था कि मैं इस चीज को भी निगलेक्ट करके चल रहा था कि मेरे पास जूते नहीं है, पैरों में चोट लग रही है, चप्पल नहीं है, बारिश है और कीचड़ है, मतलब कीचड़ से भी लिटरली मैं होकर के गया। और मैंने एग्जाम दिया, ऑब्वियसली एग्जाम पास हुआ। फिर उसके बाद मैं जब मैं बाहर निकला तो फिर मैंने पास के एक दुकान पे गया, फिर मैंने वहां से एक चप्पल खरीदी। फिर उसके बाद बाकी के जो 2 सेशंस थे वो मैंने कंप्लीट किए, फिर मैं अपने घर आया फाइनली। फिर बाकी का ठीक है, स्मूथ था। लेकिन वो जो एक इंसिडेंट हुआ उसके बाद मैंने एग्जाम दिया, तो दैट वाज मतलब बाद में मैं सोचता था कि यार अगर मेरे अंदर जरा सा भी मैं इस टाइप का इंसान होता कि मैं अगर अपने उस 2 घंटे 3 घंटे के दौरान मेरे मेरे पास जो एक नेगेटिव सिचुएशन थी, अगर मैं उसकी तरफ ध्यान देता तो मैं शायद एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, मेरा ध्यान सारा उसी पे रह जाता। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, मेरे जानने वाले भी दोस्त भी थे, स्टूडेंट्स भी हैं, जो कि मैं गारंटी ले सकता हूं कि अगर ऐसी सिचुएशन उनके सामने फंस जाती और वो मेंटली स्ट्रांग नहीं थे तो वो शायद उनके एग्जाम में फर्क पड़ जाता। लेकिन मैंने उस सिचुएशन को आने ही नहीं दिया। मैंने अपने दिमाग को ये फीड ही नहीं किया कि बेटा तुझे कोई दिक्कत है, तेरे पास जूते नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम है। तो ये माइंडसेट लेकर के आपको अगले 3 महीने मेहनत करनी होगी, तभी जाकर के आप एग्जाम अच्छे से निकाल पाएंगे। यही माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है। आपको इसके लिए कोई पहाड़ तोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितनी रिक्वायर्ड मेहनत है, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे दिन में जितना भी देना है, ठीक है, 2 घंटे भी दोगे आप पास हो जाओगे। लेकिन उस 2 घंटे को पूरी शिद्दत के साथ दो और ईमानदार रहो अपने आप से, दैट्स इट, राइट। 100% एग्जाम निकलेगा। और बाकी जो चीजें हम पढ़ेंगे तो मैं तो अपनी तरफ से आपकी गारंटी ले सकता हूं कि जितना मैं पढ़ाऊंगा अगर उतना आपने कर लिया तो जीएस आपका निकल गया। आप इंग्लिश और मैथ्स की तैयारी करो अच्छे से, जीएस की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो, राइट। अंजलि सिंह सर, आई एम सीरियस बट स्टिल माय माइंड वाज सर, आई एम सीरियस बट स्टिल माय माइंड फ्लक्चुएट्स अ लॉट। देखो माइंड फ्लक्चुएट कब होता है, जब जब यू आर डाउटफुल, ठीक है, व्हेन यू आर डाउटफुल टू योरसेल्फ, जब आपको ये लगता है कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, होगा नहीं होगा। मैंने बोला ना कि आपके दिमाग को वो फीड करना होगा, और ये फैक्ट है, मतलब ये बहुत छोटी सी चीज है। हो सकता है आप लोगों को बहुत बड़ी लग रही हो, लेकिन बहुत छोटी सी चीज है मेरे लिए। मैंने अपने दिमाग को पहले ही फीड कर दिया था कि मेरा एग्जाम निकलने वाला है। मैं एसएसबी की तैयारी अपने रिटर्न एग्जाम के पहले से मैंने शुरू कर दी थी। मैं कुछ कहीं कहीं से जो भी मुझे मिलता था, किसी दोस्त से गाइडेंस लेना। कुछ कुछ दोस्त मेरे ऐसे थे उस टाइम पे जो एसएसबी ऑलरेडी दे रहे थे। मेरी भी यूएस की एसएसबी ऑलरेडी आ चुकी थी जनवरी में, मतलब अवेटेड थी। दिसंबर में एग्जाम था, फिर फरवरी में, सॉरी नवंबर में एग्जाम था, उसके बाद फरवरी में एफकेट का एग्जाम था। तो मैं कुछ करके एसएसबी की तरफ लग गया था। मतलब मैंने अपने दिमाग को कभी ये आने ही नहीं दिया कि क्या मेरा सीडीएस में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या सीडीएस मेरा निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये चीज मैंने अपने दिमाग में आने ही नहीं दिया। तो बोलते हैं कि एका कुरु नंदना, तो आप अपने दिमाग को इनपुट दो एक इनपुट दो, ठीक है। जो हम बोलते हैं ना कि जो लॉजिक गेट्स होते हैं, ठीक है, तो उस लॉजिक गेट में अपने आप को दिमाग को सिंगल इनपुट दो कि मेरा एग्जाम निकलने वाला है, पहली चीज। और मजे से प्रिपरेशन करो, ठीक है। फ्लक्चुएशन तभी आता है जब आप ओवर थिंक करते हो। ओवर थिंकिंग को बिल्कुल अवॉइड करनी है, ओवर थिंकिंग को बिल्कुल अवॉइड करनी है। ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा अभी से लेकर के जब तक आप एग्जाम का प्रिपरेशन। इस चीज को अगर आपने हटा दिया, इसको एकदम गोली मारो, साइड हटाओ। ओवर थिंकिंग किस चीज की हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा आपका एग्जाम में, नहीं होगा, ठीक है। ये चीज सोच करके आप ओवर थिंक कर सकते हो, तो इस चीज को सोचना ही नहीं कि आपका नहीं होगा। जितना ज्यादा आप इस नेगेटिव थॉट को अपने दिमाग में घर करोगे तो उतना ज्यादा आपको प्रॉब्लम होगी, राइट। अच्छा, मैंने वो जो जूते थे ना वो जूते अच्छा, मुझे ना वो जूते मुझे बहुत प्यारे थे। एक्चुअली मैंने वो आर्मी कैंटीन जबलपुर से लिए थे मैंने। जबलपुर में आर्मी की कैंटीन है, मतलब कई जगह पे होती है, तो वहां से मैंने लिए थे। तो मुझे बहुत बहुत अच्छे लगते थे वो जूते। मैं हमेशा कहीं भी होता था मैं उसी उन्हीं जूते को पहन के जाता था। खेलता भी था उनमें, और नए नए थे, मतलब अभी हार्डली 2-3 महीने हुए थे, तो मेरे दिल के भी बहुत करीब थे। ये जब जूते मतलब चले गए तो मुझे लगा यार ठीक है चलो कोई बात नहीं, मेरे अभी एग्जाम पे फोकस करो। तो एक होता है कि मैंने अपने दिमाग के चारों तरफ एक कवच सा क्रिएट कर दिया था कि मुझे वो जूते वाला जो इंसिडेंट है या फिर मेरे पैरों में दिक्कत है, चोट लग गई है, वो मैंने आने ही नहीं दिया। वो मैंने पहली बार मुझे रियलाइज हुआ जब मैं 11 बज के 5 मिनट में एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकला।
इंग्लिश का पेपर दे करके, फिर मेरा जीएस का पेपर था, फिर मैथ्स का पेपर था, तब मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा ठीक है। तब भी मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, जूते थे चले गए, ठीक है, मतलब अभी अब चले गए तो चले गए, एग्जाम पे फोकस करते हैं, दैट्स इट। यही लाइफ में भी आपका अप्रोच होना चाहिए। जो अब वो जूते में 100% मुझे पता था कि वो जूते मेरे वापस नहीं आ सकते, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, कितना ही रो लूँ धो लूँ, पुलिस में कंप्लेंट फाइल कर दूँ, कुछ भी कर लूँ, ट्रेन छान मारूं, कुछ नहीं हो सकता है। वो चोरी हुए थे बेसिकली, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लाइफ में इंसिडेंट होता था। लेकिन दोनों चीजें सेपरेट है, आपका एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन सेपरेट है, जूते का इंसिडेंट सेपरेट है। लेकिन अगर दोनों एक साथ हो जाए, एक ही टाइम पे हो जाए, तो डेफिनेटली आपको फिर गट्स चाहिए होता है उसको अवॉइड करने के लिए, दोनों उस सिचुएशन में अपने आप को काम रखने के लिए। तो आपको भी एट गिवन टाइम्स अपने आप को ऐसे ही काम रखना है, राइट। तो मेरा स्टोरी बताने का पर्पज यही था कि लाइफ में ऐसी सिचुएशन आएगी, प्रिपरेशन के दौरान आपके ऐसे कई बार सिचुएशन आएगी, आपको लगेगा कि आप क्या करूं। ऐसे बहुत सारे, अब मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं कि अगर 100 बच्चों के साथ ऐसी सिचुएशन हो जाए, तो मुझे सबके बारे में तो नहीं पता है, पर 20 25 30 बच्चे ऐसे होंगे जो अपने एग्जाम में अच्छी प्रिपरेशन के बाद भी फेल हो जाएंगे। दो चार तो ऐसे भी होंगे जो एग्जाम हॉल में जाएंगे ही नहीं, ऐसे भी होंगे जो एग्जाम हॉल में जाएंगे ही नहीं, उनको लगेगा कि अरे यार मेरे साथ इतना बड़ा अत्याचार हो गया, इतनी बड़ी ज्यादती हो गई है, अब तो आज मेरा एग्जाम को छोड़ना बनता है। पापा से मैं बोल दूंगा कि पापा मेरे जूते चोरी हुए थे इसलिए मैं एग्जाम देने नहीं गया। मैंने तो खैर किसी को बताया नहीं था, मेरे मेरे घर में उसके बाद भी नहीं पता था कि जूते चोरी हुए थे नहीं हुए थे, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। पिताजी का इतना डर रहता था, ठीक है, कि डांट खानी पड़ेगी, तो मैं फिर बताया ही नहीं था कि मैंने चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, हटाओ। तो इसलिए चीजों को थोड़ा सा ना, मतलब आपको अपने आप को जब जब स्ट्रगल करो, या जब एक परेशानी वाली सिचुएशन ऐसी आए, तो अपने आप को थोड़ा बांध के रखो और आगे बढ़ते रहो। यही सीक्रेट है सक्सेस का, यही एक मंत्र है सक्सेस का। इसके अलावा जो कुछ भी है वो, मतलब आप ये समझ लो कि इससे बड़ा कुछ भी नहीं है, यही एकमात्र सक्सेस का मंत्र है। हार्ड वर्क, मेहनत करते रहो, अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखो, पढ़ते रहो, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और अपने नॉलेज बेस को जितना ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो उतना करते रहो, राइट। चलो, सो अभी 10:30 हो चुके हैं। और कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है? कोई भी ऐसा जिसको कोई और डाउट हो, कोई कुछ भी पूछना हो? एवरीथिंग क्लियर? निकिता, अंजलि, प्रियंका, संजना, सोनल, माधवी, आदर्श, ऑल क्लियर? ठीक है, चलो। सो वी विल वाइंड अप द सेशन, ठीक है। हम कल मिलेंगे फिर से। गंगा रिवर को और आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से प्रॉपरली, ठीक है। और फिर उसके आगे हम लोग बाकी के रिवर सिस्टम्स को पढ़ेंगे।